हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिलेक्शन शो में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की ये सीरीज जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास, दूसरा चैप्टर है पारिस्थितिकी, तीसरा है जैव विविधता, चौथा है हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, पांचवा है ओजोन परत क्षरण, छठवां है वन एवं वन्य जीव, सातवां है अभ्यारण्य जैव मंडल रिजर्व, आठवां है वैकल्पिक ऊर्जा, नौवां है प्रदूषण, 10वां है जल संरक्षण और 11वां है विविध। इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले समय में आपको किसी भी एग्जाम के लिए इन्हीं वीडियो की जरूरत पड़ेगी। कोई आवश्यकता हो सकता है भविष्य में आपको ना पड़े कि आप बुक खरीदें या ऐसा वैसा, तो आप इसी वीडियो से अपना एग्जाम दे सकते हैं और इसी को देख करके आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। तो पर्यावरण का जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है कि भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी वाला ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति के एक समय बिंदु पर घेरे हुए होता है। ठीक है। सी वाला ऑप्शन है भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित हो। और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्यावरण में ये सारी चीजें आती हैं, तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से सभी। आइए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, उसे सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक एवं जैविक संघटक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है। तो जीवित घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से या उपयुक्त में से सभी। इसमें भी जाहिर सी बात है, जीवित घटकों से भी होता है, भू आकृति से भी होता है, जैविक घटकों से भी होता है। तो इसमें उपयुक्त में से सभी वाला ऑप्शन आएगा। तो आइए इसकी भी डिफिनेशन देखते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक एवं अजैविक भौतिक या व भू प्राकृतिक घटक शामिल होते हैं, अतः विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकी पर्यावरण। तो आपको मैं बता दूं कि भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण ये तो है, लेकिन परिचालन पर्यावरण ये नहीं है। तो ऑप्शन इसका होगा ए। आइए इसकी डिफिनेशन समझते हैं। सामान्यतः पर्यावरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा सांस्कृतिक पर्यावरण, तीसरा जैविकीय पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण कल्चरल एनवायरनमेंट और जैविक पर्यावरण बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इन तीन भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टाने, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां यथा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थितियां शामिल होती हैं। जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पति, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। आइए इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, जिसे कहते हैं धारणीय विकास या सतत विकास। इसको स्पेशली हम लोग जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कथन कहता है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता पूरी करे। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में।
वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED के द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, आवर कॉमन फ्यूचर के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों के जरूरतों को पूरी करने की योग्यता प्रभावित किए बिना वर्तमान समय में आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज में सतत विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियां और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संग्रहित की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन ए और आर दोनों सही होगा और आर ए की सही व्याख्या कर भी रहा है। आइए प्रश्न 2 देखते हैं इसका। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसके उपरांत धारणीय विकास, ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें क्या होगा, आवर कॉमन फ्यूचर। आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से संबंधित है। देखिए क्या है इसमें, तो पहला है रियो, ये पूछ रहा है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा है ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और चौथा है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ था। ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में हुआ था और मॉन्ट्रियल रिपोर्ट जो थी वो जनवरी 1989 में हुई थी। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विकास है। तो इसका ऑप्शन ये देख लीजिए, 4 है प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिफिनेशन इस प्रकार है कि धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसीलिए बना है। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें तीनों होंगे, क्योंकि जैविक विविधता का संरक्षण ये भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण ये भी आवश्यक है, निर्धनता एवं को घटाना ये भी आवश्यक है, और ये तो चौथा वाला जो है ये यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं जो डिफाइन कर रहा है कि सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना यह सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास तथा सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित है। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे के पार्ट को समझते हैं। तो ये है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र के कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। तो भाई इसमें कौन कौन सा हो सकता है, तो इसमें आप देखेंगे कि 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4 ये तीनों जो है, यानी श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। जबकि प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में होने वाली क्रिया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोई भी ऐसा कुछ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते ही नहीं है। तो ऐसा कोई बात ही नहीं आ रही है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए इसकी आगे डिफिनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधन के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड
पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि उसे छोड़ते हैं या विमोचित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाता है? तो श्वसन है, या प्रकाश संश्लेषण है, या जैव पदार्थों का क्षय है, या ज्वालामुखी क्रिया है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या नाइट्रोजन चक्र में? तो सौर विकिरण की सर्वाधिक भूमिका किसमें है? जल चक्र में है। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पे करती है? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या तापक्रम पर? तो इसमें ऑप्शन होगा बी। आइए नीचे देखते हैं। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि IAS 2013 में पूछा गया था, और ये ऊपर वाला यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। कई प्रतिरूपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में यीस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। या दूसरा है, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टों को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। तीसरा है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। या चौथा, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जबकि इन सब में तीसरा ऑप्शन सही है, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। आइए इसका डिफिनेशन ऊपर देख लेते हैं। पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कई प्रतिरोपण पौधों में वृद्धि नहीं होती है। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोम द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है और जिस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। आगे का भाग है वायुमंडल। तो प्रश्न आइए देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, या जलमंडल? तो इसका उत्तर है वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या विद्युत अवघट्य है? तो वायु यौगिक नहीं है, क्योंकि यौगिक को तोड़ करके अलग नहीं किया जा सकता और मिश्रण को तोड़ करके अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्साइड मिल करके तो इसका उत्तर सी होगा कि मिश्रण। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबल गैस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियान? तो इसका उत्तर होगा रेडॉन। रेडॉन क्या है? डेफिनेशन में देखते हैं। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य होती है। ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है? शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितनी होती है? 21%, 27%, 50% या 78%? तो उत्तर है 78%। आइए डिफिनेशन देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं।
शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। यह 78.08% होती है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का? तो उत्तर है नाइट्रोजन का। आइए आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन ये कहता है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह होती है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑब्वियस सी बात है 78% नाइट्रोजन यह सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन? ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन, क्योंकि प्राणदायिनी गैस ऑक्सीजन है। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पति नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? क्या नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, शोर का अवशोषण करना, वायु प्रदूषण या ऑक्सीजन? तो उत्तर वायु प्रदूषण। डिफिनेशन देखते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्ष की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, अपितु वायु प्रदूषण की रोकथाम में सहायक होते हैं। तो आपको एक चीज और बता दूं कि जो रोड के किनारे सर्वाधिक वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें सीता अशोक या शराका अशोक कहते हैं। सीता अशोक या शराका अशोक। आगे आगे का पार्ट देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा। आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है कि पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, या दूसरा यानी बी वाला, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। तीसरा है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, या चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीजें एक एक साथ ही काम करती हैं। ए, बी और सी ये तीनों हैं, तो उपयुक्त में से सभी होगा इसका राइट आंसर। आइए जानते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अपक्षय का विचार संबंधित है किससे? पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, मौसम में दैनिक परिवर्तन। सी वाला है एक प्राकृतिक क्रिया में चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर होगा सी। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टान विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाता। प्रत्यक्ष संबंध है। धारणी विकास क्या है? धारणी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। दूसरा, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। क्या सही है इसमें? तो धारणीय विकास यानी कि इसका दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी दो वाला ही सही होगा। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान में आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य में आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें हम 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। दूसरा क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत कौन सा स्थान है? 116वां, 125वां, 108 या 95वां? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था, तो इसके हिसाब से हम लोग समझते हैं कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2017 में स्वीडन का स्कोर 85.6 जो प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत 116वें स्थान पर था जो 2024 में 109वें स्थान पर है। कितने पे है? 109वें स्थान पर है। कितने? 166 कंट्रीज में।
166 कंट्रीज में। तो ये सोचने वाली बात है। ये कब का डाटा है? ये 2024 का डाटा है। तो मेन चीज तो ये याद रखने वाली है बस, इसके अलावा हमें और आगे नहीं सोचना है प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 टू 20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात। आइए डेफिनेशन देखते हैं। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019-20 जारी किया गया था। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग केरल, यानी कि केरल का स्कोर 70 प्रथम है। हिमाचल प्रदेश का स्कोर 69 द्वितीय पे था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये पहले की रिपोर्ट है, ना कि 2024 की रिपोर्ट है। गुजरात शीर्ष 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, अतः विकल्प ए सही होगा। वर्ष 2021 में जारी इस सूचकांक के नवीन संस्करण एसडीजी इंडेक्स 2020-2021 शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य केरल, अतः विकल्प ए सही होगा। और आप इस चीज को ध्यान दे लीजिए कि आज की डेट में सूचकांक के नवीन संस्करण एसडीजी 2020-21 में शीर्ष स्थान राज्य केरल स्कोर था 75, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु आए हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक तथा उत्तराखंड का स्कोर 72 है, सिक्किम का 71 है और महाराष्ट्र का 70 है। आगे देखते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये फुल डाटा है, तो इसको देखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि 2024 का जो डाटा है वो अलग है, वो करंट अफेयर्स में आपको घटना चक्र की किताब में मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, धारणीय कृषि का अर्थ है, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। तीसरा सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। या डी, कृषि के प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। डेफिनेशन देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रहते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो समिट। तो क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो था, इसका आंसर होगा ए, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 1992 में संपन्न अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। दूसरा क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए है, यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी है, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी है, यह ओईसीडी के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधि के अंतरण सुकर बनाता है। चौथा है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा ए सही है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। रियो अर्थ समिट
92 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुधार GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। वायुमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज GEF जैव विविधता पर अभिसमय यानी CBD जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय UNFCCC मरुस्थलीय के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, तो इसमें केवल इतना ही क्वेश्चन था। अब आइए आगे का पार्ट देखते हैं। एजेंडा 21 क्वेश्चन है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा स्टेटमेंट है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो क्या आंसर सही होगा? तो इसमें केवल एक स्टेटमेंट सही होगा और नंबर 1 वाला स्टेटमेंट सही होगा। तो नंबर 1 वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यक्रम योजना स्वीकार की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? काहिरा में, रियो में। तो इसमें पहले ही ऑप्शन दिख गया, रियो डी जेनेरियो में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी में आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। आगे देखते हैं आगे का पार्ट। आइए इसके अगले पार्ट को देखते हैं जो रियो सम्मेलन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। आमतौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आमतौर पर समाचारों में आने वाले रियो सम्मेलन क्या है? तो ए वाला है, यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी वाला है, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक है। सी वाला है, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। या डी, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्यों देशों का सम्मेलन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रियो प्लस 20 धारणीय विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन यानी 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1999 में या 1997 में। तो ऑप्शन डी 1997 में। तो डेफिनेशन देखते हैं। 1992 में विश्व भर में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो में प्लस 5 पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रियो 20 की घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वॉट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव,
द फ्यूचर वी सी और ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए द फ्यूचर वी वॉट। रियो 20 सम्मेलन आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था। 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राजील रियो डी जेनेरियो आयोजन रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र पर शीर्षक द फ्यूचर वी वांट यही था। द फ्यूचर वी वांट द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, तो सोचने वाली बात यह है कि इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास एवं सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। ये आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वाशिंगटन, जिनेवा, रियो डी जेनेरियो और ब्यूनस में। तो ऑब्वियस सी बात है रियो डी जेनेरियो। आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। आविर्भूत हुई, कैसे हुई? ए जोहान्सबर्ग 2002 में संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। बी रियो डी जेनेरियो में 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। या डी नई दिल्ली 2016 में विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। ये IS 2018 का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। रियो डी जेनेरियो में 2012 में संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था एवं रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारें आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया था। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी यानी PAGE का सृजन किया गया। आइए अगले पार्ट में चलते हैं। विभिन्न संगठन एवं संस्थान। तो इसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है कहाँ पे है? बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली। तो ऑप्शन है सी नागपुर, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहां स्थापित किया गया था? तो 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1956 नई दिल्ली, 1960 चेन्नई। तो ऑब्वियस सी बात है बी वाला ऑप्शन होगा। हम लोग ऊपर देख चुके हैं 1958 नागपुर में। ठीक, डेफिनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निर्देशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है, NEA से आशय है। NEA क्या है भाई? नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन। तो ऑप्शन बी सही होगा, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। डेफिनेशन देखते हैं। NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंध क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय अधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों
के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योग संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। क्वेश्चन चौथा है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा, रोम, सिडनी, टोक्यो। तो ऑप्शन ए जिनेवा। आइए डेफिनेशन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दिशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये याद करने वाली चीज है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, WMO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ए जिनेवा, बी काठमांडू, सी नैरोबी या डी नई दिल्ली। तो सी नैरोबी में है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में है, अवस्थित है। छठवां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ए द हेग, बी नैरोबी, सी न्यूयॉर्क या डी वॉशिंगटन। तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। EPA का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। डेफिनेशन देखते हैं। EPA का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। आठवां क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहां पर है? ए एम्स्टर्डम, बी कैनबरा, सी ओटावा या डी नागासाकी। तो ए एम्स्टर्डम। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है, एम्स्टर्डम में स्थित है। नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस फ्रांस, उलान बटोर मंगोलिया, बीजिंग चीन, नैरोबी केनिया या ई वाला उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। ठीक, तो इसका ऑप्शन है नैरोबी कीनिया में आयोजित किया गया था। आइए देखते हैं आगे। समग्र विषय यानी ओवरऑल थीम पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग एवं उत्पादन के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य केनिया में नैरोबी में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण UNEA 5 का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। UNEA 5.1 का ऑनलाइन आयोजन 2022-23 फरवरी यानी 2021 के मध्य, UNEA 5.2 का आयोजन नैरोबी में 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य किया गया। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण एवं संबंधित अधिनियम। क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1981 में, 1986 में, 1995 में या 2000 में। तो ऑप्शन बी सही होगा, 1986 में। आइए देखते हैं आगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो 1986। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। आगे देखते हैं। पर्यावरण परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित किया गया था। इसे छाता विधान यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन
के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1986 अभी हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006, माल के भौगोलिक उपदर्शन यानी रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो यही सही हो जाएगा, बाकी पर सोचने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 गजट नोटिफिकेशन द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया था। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों या आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं का विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिकी इंजीनियरिंग का अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के आकलन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशियल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजियल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजियल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा की नीति? तो सभी सही होंगे क्योंकि ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत ही आते हैं। आइए आगे देखते हैं। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति एवं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा की नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2008 में, 2009 में, 2010 में या 2011 में? तो सी वाला है 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। भारत में 11वां क्वेश्चन है, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ठीक है, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM की स्थापना, नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश करना। सी है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में सन सिटी में आयोजित एक बेसिक BASIC यानी बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना। या डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी आयोजित बेसिक 19वीं बैठक में शामिल न होना। आइए आगे देखते हैं। स्वच्छ विकास युक्त यानी कि CDM और UNFCCC
CCC को टोक्यो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्सर 1 की विकसित देश यानी गैर एनेक्सर फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई संबंध नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है और इन तीनों स्टेटमेंट में स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 275 के पहले क्लास के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान अनुरूप्य है। तीसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा और खाली स्टेटमेंट एक सही होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 में है, अंतर्निहित है, यानी जीवन जीने का अधिकार है ना, अंतर्निहित है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी से भिन्न है? तो इसमें ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट के रूप में। एनजीटी का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। ठीक है। जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो इसका ऑप्शन केवल बी वाला सही होगा। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों में प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक संवैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है।